हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की ही, ठीक है। तो इससे पहले इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो पूर्णतः अध्ययन करेंगे क्या, यानी इससे पहले एक प्रकार से अगर मैं बोलना चाहूं तो भारतीय संविधान का हम अध्ययन कर रहे थे, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था कि एक प्रकार से बोले भाग हम लोग 15 का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। नजर डालते हैं इसी में भाग 15 पर, ठीक है। तो भाग 15 का अध्ययन हम लोग कर रहे थे जो कि भारतीय संविधान में हम लोग एक प्रकार से बोलना चाहें तो जो भी हमारे राजनीति के विशेषज्ञ थे जिन्होंने उस समय हमारी भारतीय संविधान को क्या किया, निर्मित किया, उन्होंने बाकायदा भारतीय संविधान में एक चैप्टर बनाया और उस चैप्टर को नाम दिया भाग 15 का। और इसी भाग 15 के अंतर्गत उन्होंने कुछ नियम और कानूनों का प्रावधान किया जिससे कि उसमें कुछ और नियम कानून बनाए गए जो कि निर्वाचन आयोग के संदर्भ में बनाए गए, ठीक है। जो कि उस समय से लेकर के आज तक के समय में या आने वाले अनंत काल तक जब भी हमारा निर्वाचन संबंधित जो भी सारी बातें होंगी वो इन्हीं नियम और कानूनों के अंतर्गत की जाएंगी पूरे के पूरे भारतीय लेवल पे, ठीक है। तो इससे पहले वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आकर के विजिट कीजिएगा तो अध्ययन के दृष्टिकोण से क्या होगी, सहजता महसूस होगी। बाकी देखते हैं उसी में आज हम पुनः उसी को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो नाम देते हैं इसको हम क्या, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में जिक्र किया था किसका, यानी अनुच्छेद अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के मध्य में, 324 से लेकर के 329 के मध्य में जितने भी सारे नियम और कानूनों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया वो सारे के सारे नियम और कानून निर्वाचन आयोग के संदर्भ में होंगे, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने बात की थी निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन किस प्रकार से होता है, या इसके अधिकारी हमारे कौन कौन से होते हैं। आज उसी के आगे हम बात करते हैं, लेकिन उसी में थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि जो भी हमारे अधिकारीगण होते हैं जो कि निर्वाचन वगैरह संपन्न करवाते हैं, तो अपनी क्लास को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं कि जो भी हमारा मानते हैं जैसे किसी भी क्षेत्र में या जिले में जो भी हमारे निर्वाचन की जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, डीएम साहब की होती है, क्योंकि पूरा का पूरा जिला इन्हीं के अंडर में चलता है। तो पूरे जिले का जो भी हमारी एक प्रकार से बोले प्रतिनिधित्व तो करेगा निर्वाचन का, वो कौन करेंगे, डीएम साहब करेंगे। और चुनाव यार हम लोग भी जानते हैं कि एक ही बार में किसी क्षेत्र का चुनाव नहीं होता है, ये उस क्षेत्र पर निर्भर करता है कि वो क्षेत्र या जिला हमारा कितना बड़ा है या छोटा है, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमारे कई चरणों में हमारे चुनाव क्या होते हैं, कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम बोले तो पूरा का पूरा जो जिला होता है वो डीएम साहब के अंडर में होता है। और इसी के पश्चात में इनके पास में यार यही एक कार्य तो होता नहीं है, डीएम वैसे ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वैसे भी इनके पास में रोजमर्रा वाली चीजों का जो कार्य होता है ये कार्य तो उनका वैसे ही होता है, लेकिन
जो भी हमारे निर्वाचन संबंधी कार्य इनका एक्स्ट्रा आ गया, तो इनके पास तो एक्स्ट्रा कार्य आ गया, तो कोई एक कार्य तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि अपने नीचे एक अधिकारी की और नियुक्ति करते हैं जो कि इनके क्षेत्र के निर्वाचन को क्या करे, संपन्न करवाए। तो जो भी ये कई खंडों में चुनाव होगा, इन्हीं सभी खंडों के अनुसार डीएम साहब एक अधिकारी को नियुक्त करते हैं जिसको हम लोग आरओ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आरओ के नाम से जानते हैं, या जिसको हम लोग आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर बोलते हैं। अभी यार अगर कोई भी व्यक्ति हमारा प्रयागराज से बिलोंग कर रहा होगा तो इस समय हम लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारे चुनाव वगैरह क्या हो रहे हैं, इस समय हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि ये सारे के सारे अधिकारीगण इस समय कार्यरत हैं चुनाव के दौरान में, ठीक है, जो कि पूरा का पूरा जिला डीएम साहब पूरे के पूरे प्रयागराज में जो भी निर्वाचन हो रहा है वो क्या होगा, डीएम साहब के अंडर में। डीएम साहब के पास में काफी सारा कार्य होता है, तो वो रिटर्निंग ऑफिसर हमारे क्या करेंगे, नियुक्त करेंगे। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ये एक दो नहीं होते हैं। पहली बात तो ऐसा क्यों, ऐसा इस कारणवश कि मतलब एक रिटर्निंग ऑफिसर होगा क्योंकि कई खंडों में चुनाव हो रहा है, ठीक है, एक बार में तो हो नहीं रहा, कहीं आज हो रहा है, कहीं कल हो रहा है, जो भी मतदान है, ठीक है। इसी कारणवश जो भी सारा सिस्टम है ये जो कई खंडों में हो रहा है, ये आरओ भी एक जिले में 3 से 4 आरओ को नियुक्त किया जाता है इन्हीं निर्वाचन को क्या करने में, कंप्लीट करने में। अब ये भी यार कई खंडों में चुनाव होगा तो इनके पास भी कई सारे कार्य होते हैं, और ये जो आरओ होते हैं ये परमानेंटली नहीं होते हैं, इनको किसी ना किसी क्षेत्र से बुला करके आरओ के पद पे बिठाया जाता है। ये बेसिकली किसी भी प्रकार का कोई पद नहीं होता है, ये किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, ठीक है। वो हमारा कोई शिक्षक भी हो सकता है, उसको आरओ के पद पे बिठा दिया गया केवल और केवल निर्वाचन को संपन्न करवाने के लिए, ठीक है। कोई हमारा किसी भी विभाग का हो गया, वन विभाग का अधिकारी हो गया मान लो, ठीक है। इसके पश्चात में अगर और बात करें तो हमारे हो सकता है एसडीएम साहब को ही नियुक्त कर दिया जाए, ठीक है, जो भी हमारे क्षेत्र के हैं। तो ये किसी भी विभाग का व्यक्ति हमारे हो सकता है और एक खंड में नहीं होता, इसी कारणवश कई आरओ होते हैं। अब इनके पास भी कई सारे कार्य, अकेले पूरा का पूरा चुनाव नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो इनके नीचे भी एक अधिकारी को और नियुक्त किया जाता है जिसको हम लोग प्रेसाइडिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं, यानी पीओ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? पीओ के नाम से जानते हैं, यानी प्रेसाइडिंग ऑफिसर। और एक बात और याद रखिएगा कि इससे पहले की क्लास अगर देखी होगी तो मैंने बोला होगा कि जो भी हमारे प्रेसाइडिंग ऑफिसर होते हैं ये पहले यार ऐसा चुनाव वगैरह होता था तो क्या होता था कि एक पोलिंग बूथ पर हमारे क्या होते थे कि एक ही मतलब कई सारे पोलिंग बूथ के लिए एक ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता था। लेकिन ये ऐसा इस कारणवश मतलब इसमें सुधार किया गया कि कभी कभार मतगणना के दौरान में या निर्वाचन के दौरान में बूथ वगैरह कैप्चर हो जाता था, ठीक है। तो जिस कारणवश अभी वर्तमान की स्थिति में ये होने लगा कि जिस भी क्षेत्र में हमारे पोलिंग बूथ वगैरह बनाए जाते हैं तो हर एक बूथ के लिए एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या किया गया, नियुक्त किया गया। पहले एक ही होता था लेकिन अब हर एक बूथ पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, जिस कारणवश अब हमारा बूथ कैप्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, पोलिंग ऑफिसर हुआ। और ये जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये भी हमारे क्या करेंगे, ये केवल और केवल बूथ की जांच करते हैं। बूथ से तात्पर्य ये है कि किसी ना किसी कॉलेज में, किसी ना किसी स्कूल में हमारा निर्वाचन वगैरह होता है तो जहां पे निर्वाचन होता है उसी को बूथ बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये अंदर केवल और केवल जांच करते हैं कि किस प्रकार से हमारा निर्वाचन हो रहा है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की। इनके साथ में एक इनका कमांडेंट होता है जो कि इनकी सहायता करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैच कराते जाना, कभी कभार अगर ऐसा अवसर मिला हो कि अगर मतदान देखने का अवसर मिला हो तो भी अच्छी बात है, या मत करने का अवसर मिला हो
तो भी अच्छी बात है, लेकिन उतनी ज्यादा जानकारी वहां से ना उपलब्ध हो पाएगी जितनी कि हमको इस अध्ययन के दृष्टिकोण से क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे ये केवल और केवल उस बूथ की जांच करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जांच करते हैं, और ये केवल जांच करते हैं। मतदान जो करवाएगा, अभी ये मतदान नहीं करवा रहे, मतदान कौन करवाएगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नीचे 2 ऑफिसर और होते हैं। क्या होते हैं, 2 ऑफिसर और होते हैं, जिनको पोलिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर के नाम से जानते हैं। और एक होता है पोलिंग एजेंट, पोलिंग एजेंट होता है। ये जो पोलिंग एजेंट होता है ये उस पार्टी का ही आदमी होता है, मतलब जिस भी पार्टी का या जहां पे भी चुनाव हमारा हो रहा होता है, ये उसी पार्टी का व्यक्ति होता है जिसको पोलिंग एजेंट के रूप में वहां पे नियुक्त किया जाता है। और होता है ना, बाहर जहां पे भी लाइन वगैरह लगी होती है तो वो यही बोलता है, दादी जी ध्यान दीजिएगा, दादाजी ध्यान दीजिएगा, तो वो पार्टी का स्वयं व्यक्ति होता है पोलिंग एजेंट। ठीक है, और ये जो पोलिंग ऑफिसर होते हैं, ये पोलिंग ऑफिसर हमारे पहले जो भी हमारे निर्वाचन वगैरह होता था वहां पे क्या होता है कि एक प्रकार से पहले किसी भी क्षेत्र में जहां पे निर्वाचन संपन्न कराया जाता था, पहले हमारे 2 से 3 पोलिंग ऑफिसर ही होते थे। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में जहां का क्षेत्र ज्यादा बड़ा है वहां पे 4 पोलिंग ऑफिसरों को क्या किया गया, नियुक्त किया गया। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में जो हम देखते हैं वो हमको 3 ही पोलिंग ऑफिसर देखने के लिए मिल जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 1 के नाम से जानते हैं। एंड दूसरा पोलिंग ऑफिसर 2 के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा पोलिंग ऑफिसर 3 के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 3 हमारे पोलिंग ऑफिसर होते हैं। पहले वाले का कार्य क्या होता है कल मैंने बताया, दूसरे वाले का क्या होता है ये भी बताया, तीसरे वाले का क्या होता है ये भी बताया। ठीक है, तो इसमें पहले वाले का जो भी कार्य है इन तीनों का, उसको ये सारी चीजें, जब सारी चीजें इसी में कलेक्ट हो जाती हैं, यानी इन्हीं तीनों लोगों के द्वारा ही पूरे के पूरे बूथ पर निगरानी की जाती है। पोलिंग ऑफिसर जो होते हैं ये मत करवाते हैं, पोलिंग एजेंट जो होते हैं ये उस पार्टी का व्यक्ति होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होते हैं ये उस बूथ की जांच करते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है ये हमारे एक प्रकार से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऊपर हमारे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। और ये बेसिकली इनके पास भी बहुत सारा कार्य होता है, क्योंकि यार इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी मेरी पंचायतों वाली क्लास, तो मैंने उसमें ये बोला था कि कम से कम एक ब्लॉक के अंतर्गत 50 से 60 गांव आते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा ये 50 से 60 गांव या इससे अधिक भी हो सकते हैं, और कई सारे ब्लॉक को मिला करके एक पूरा का पूरा जिला हमारा क्या होता है, निर्मित होता है। और 8 से 10 ब्लॉक आते हैं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, वो क्षेत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो भी हमारे ब्लॉक होंगे 8 से 10 ब्लॉक मिला करके पूरे एक जिले का निर्माण करते हैं। तो उनके पास भी कई सारा कार्य होता है, जिस कारणवश वो हर जगह जा नहीं सकते, इसी कारणवश इन ऑफिसरों की नियुक्ति होती है। कभी निर्वाचन हो आपके संबंध में या आपके जान पहचान में अगर कोई भी व्यक्ति निर्वाचन संपन्न करा रहा होगा तो वो इन्हीं सारे ऑफिसरों के अंतर्गत या उससे कभी अपनी राय मशविरा ले लीजिएगा कि यार किस प्रकार से हमारा निर्वाचन होता है। ठीक है, इसके पश्चात में अब जो हम बात करते हैं, इन ऑफिसरों के पश्चात में एक ऑफिसर और होता है। कौन सा ऑफिसर होता है, उसको हम लोग सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बोलते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये कौन होता है, तो ये भी आरओ के बराबर पावर रखता है। जो ये हमारा रिटर्निंग ऑफिसर होता है और ये सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है, दोनों की जो पावर होती है वो सेम होती है, लेकिन ये हमारे चुनाव के संदर्भ में कार्य करते हैं
और ये हमारे चुनाव भी यार हमारा इससे पहले बैलेट पेपर टाइप से चुनाव होता था, यानी एक पर्ची मिलती थी, उसमें एक स्याही के माध्यम से मोहर वगैरह लगाई जाती थी और एक बॉक्स के अंतर्गत उस पर्ची को डाल दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये प्राचीन सिस्टम था हमारा, यानी कुछ वर्ष पहले तक इसका प्रयोग होता था। आज अगर हम नवीनतम स्थिति की बात करें तो ईवीएम वगैरह का प्रयोग होने लगा है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, वो इसी के अंतर्गत आएगा। तो किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने के उद्देश्य से हम यार थोड़ा सा जिक्र कर ही लेते हैं कि एक हमारा ईवीएम होता है, ईवीएम मशीन, जिसमें कई सारे चिन्ह हमारे होते हैं और उनके सामने बटन वगैरह होती है, ठीक है, चिन्हों के सामने। और इसी ईवीएम मशीन के बगल में एक बड़ी सी मशीन और होती है जिसको हम लोग वीवीपैट के नाम से जानते हैं। और अगर आज वर्तमान की स्थिति में बात करें तो निर्वाचन के लिए ये जो वीवीपैट का प्रयोग किया जाता है, ये एक प्रकार की मशीन है निर्वाचन से संबंधित। इसमें हमारी पर्ची निकलती है, क्या होता है, इस मशीन से पर्ची निकलती है कि हमने किस व्यक्ति के संदर्भ में अपना मतदान किया है, ठीक है। और ये जो वीवीपैट होता है, इस मशीन का एक बार मतलब इससे पहले ये प्रश्न शायद ही पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि ये जो वीवीपैट है, ये भारत के संदर्भ में ये जो मशीन इलेक्शन में काम आती है, इसका कौन सा वर्जन भारत में कार्यरत है, तो वीवीपैट का M3 वर्जन। कौन सा वर्जन, M3 वर्जन आज वर्तमान की स्थिति में क्या है, कार्यरत है, जिसमें से एक प्रकार की पर्ची निकलती है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत में एक मशीन और होती है, ये भी ईवीएम के बगल में ही लगी होती है। ये एक प्रकार से ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जिस भी इस ईवीएम मशीन में हमने बटन दबाया, टू बोलेगा, और जैसे ही टू बोला, टू बोलते ही इसका जो वोट जाएगा वो कहां जाएगा, ये वाली मशीन में चला जाता है। और सारा का सारा जो मत होगा वो इसी मशीन में कलेक्ट होता है। और इस मशीन में अगर हम बात करें तो एक बार में केवल और केवल 3600 वोट या इसी में आती है। इसके पश्चात में 3600 के पश्चात में जैसे ही मशीन हमारी फुल हुई, इसको बाकायदा सील कर दिया जाता है। और सील करने के पश्चात में पुनः इसमें क्या होती है, एक नई मशीन क्या की जाती है, फिट की जाती है। तो एक बार में इस मशीन के अंतर्गत केवल और केवल 3600 वोट ही हमारे आते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि सेक्टर मजिस्ट्रेट का कार्य क्या होता है। अब ये तो जरूरी नहीं है कि मशीन हमारी यहाँ पे लगी है तो मशीन हमारी कभी खराब नहीं होगी, यार इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कैसे भरोसा कर ले। और निर्वाचन जैसा कार्य, उसमें अगर तनिक भी छेड़छाड़ हुई तो पूरा का पूरा जो भी सिस्टम होगा, जितने भी अधिकारी होंगे, डीएम साहब तक को नाप दिया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है, जो कि निर्वाचन आयोग यार डीएम साहब से भी ऊपर होता है, ठीक है। तो इसी कारणवश डीएम साहब तक नप जाएंगे। इसके लिए इसमें क्या होता है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट को क्या किया जाता है, एक सेक्टर मजिस्ट्रेट उस जिले में नियुक्त किया जाता है, जो कि अगर मशीन खराब होती है तो तुरंत मशीन की सप्लाई होती है हमारी, क्या होती है, तुरंत मशीन हमारी सप्लाई होती है। जो कि ये सेक्टर मजिस्ट्रेट एक प्रकार का इंजीनियर होता है इस मशीन का, ठीक है। तो यही याद रखना है सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारा क्या होता है। इसके पश्चात में अगर और बात करें तो इसमें ये सारी चीजें हो गई, मतदान वगैरह हो गया। अब जब मतदान हो गया तो अब क्या होगा, अब जब चुनाव वगैरह हो गया, मतदान हो गया, तो सारी चीजें सील कर दीजिए। क्या कीजिए, सारी चीजें सील, जितने ऑफिसर हैं इनका काम खत्म। अब क्या होगा, जिस प्रकार ऊपर से नीचे तक की चीजें मैंने बताई, अब जस्ट उसी प्रकार से इसका अपोजिट करते हैं। क्या करते हैं कि जितने भी पोलिंग ऑफिसर होंगे, ये क्या होगा कि जिस भी बूथ पर इनको नियुक्त किया जाएगा, ये पूरे के पूरे बूथ को क्या करेंगे, सील कर देंगे, क्योंकि मतदान खत्म, ठीक है।
तो क्या हुआ, मशीन भी सील हो गई। मशीन सील होने के साथ साथ में जो भी हमारा ईवीएम वाला सिस्टम था या जो भी मशीन थी, सारी मशीनों को सील कर दिया गया। और सारी मशीनों को सील करने के पश्चात में ये जो हमारे पोलिंग ऑफिसर होते हैं, सबसे नीचे यही होते हैं, तो इनको क्या करते हैं, ये सारी मशीनों को ले जा करके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को सौंप देते हैं सील करने के पश्चात में। अब ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ये सारी चीजों को सील करने के पश्चात में क्या होता है कि ये सारी चीजें सौंपते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। किसको, रिटर्निंग ऑफिसर को। और रिटर्निंग ऑफिसर सारी चीजें ले जाकर के सौंपते हैं किसको, डीएम साहब को। अब डीएम साहब के पास में गए तो डीएम साहब पूरी तरीके से इनको ये पता चल जाता है कि यार इस खंड का चुनाव हमारे समाप्त हो गया, क्योंकि अलग अलग खंड का हमारे अलग अलग मशीनें नहीं जाती हैं। सारी क्षेत्रों का, यानी जिस भी क्षेत्र में जितने चरण में चुनाव हमारा हो रहा होगा, जब सारे चरण के चुनाव हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हमारा क्या होता है कि ये जो हमारे पोलिंग ऑफिसर होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, ये बाकायदा ट्रक वगैरह आती है मशीनों में सील वगैरह, ये क्या होता है कि मशीनों को सील करके ट्रक में लादा जाता है। और ट्रक वगैरह क्या होते हैं कि आगे भी हमारा सीआरपीएफ वगैरह की गाड़ी लग जाती है, पुलिस वगैरह लगती है, पीछे भी हमारा सीआरपीएफ वगैरह होती है, और बीच में हमारी ये जो मशीनों वाली सिस्टम की गाड़ी होती है, ये गाड़ी हमारी बीच में होती है। तनिक भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। नहीं, मैंने बोला कि डीएम साहब तक नप जाएंगे, ठीक है। तो सारे ट्रकों को मिला करके 2-3 ट्रक हो गया। फिर मैं बोलता हूं ये उस क्षेत्र पर निर्भर करता है कितनी वोटें पड़ी और कितना मतदान हुआ, कितने चरण में हुआ, ठीक है। तो जब 2-3 ट्रक हो गए हमारे, तो सारे ट्रक मिला करके ले जाकर के दे देते हैं पोलिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर को। और ये रिटर्निंग ऑफिसर के पास में जब सारे ट्रक पहुंचते हैं तो ये बाकायदा पोलिंग एजेंट को, किसको, पोलिंग एजेंट को एक हमारा क्या करते हैं, पोलिंग ऑफिसर को एक सर्टिफिकेट देते हैं। किस प्रकार का सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इस प्रकार का देते हैं कि अब यार कोई प्रूफ होना चाहिए कि हमारे एरिया में निर्वाचन समाप्त हो गया है, हमने सारी मशीनों को सील करके अपने ऊपर पहुंचा दिया है, तो इस चीज का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। पता नहीं आपने यार कुछ भी ना किया हो, सील वगैरह ना किया हो, और किसी भी प्रकार की अगर छेड़छाड़ हो गई तो ये तो बेचारा उस क्षेत्र का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो नपेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर क्या देते हैं, ये एक सर्टिफिकेट देते हैं कि इस नंबर की जो ईवीएम मशीन थी हमारी क्षेत्र में, हम लोगों ने सील करके उसको आगे पहुंचा दिया है, या इस नंबर की जो भी हमारी ईवीएम मशीन थी वो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा सर्टिफिकेट दे दिया। अब ये निश्चिंत हो गए, इनके पास में अब किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होगी। तो अब ये रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट को लेकर के, किसको, पोलिंग एजेंट को लेकर के, जो कि उस पार्टी का व्यक्ति होता है, ये भी साथ में जाएगा, क्योंकि पार्टी अपनी है भाई, जीतना भी है, ठीक है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के साथ में ये पोलिंग एजेंट भी साथ में जाता है डीएम साहब के पास में। और डीएम साहब पहले से ही एक बड़ा सा कॉलेज वगैरह या जहां भी सारे ट्रकों की जो ईवीएम मशीनें हैं वो एक जगह रखवाने के लिए डीएम साहब क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपना इंतजाम करके रखते हैं अपने जिले का, ठीक है, क्योंकि पूरे जिले की जिम्मेदारी डीएम साहब के पास में, ठीक है। तो पूरा का पूरा कॉलेज क्या होता है, चारों तरफ से ये पहले से ही सील करवा करके रखते हैं। केवल और केवल एक ही रास्ता होता है उस कॉलेज में अंदर जाने का और आने का, ठीक है। सारा बाकायदा सीसीटीवी से लैस करवा करके रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही डीएम साहब के पास में सारे ट्रक पहुंचते हैं तो ये रिटर्निंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट ये क्या करते हैं कि सारे ट्रकों की जो मशीनें हैं उन मशीनों को ले जा करके डीएम साहब जहां पे कहते हैं कि इस कॉलेज में हमने व्यवस्था करके रखी है, इस कमरे में व्यवस्था करके रखी है, जिस भी क्षेत्र का या जिस भी गांव से रिलेटेड हमारा, वहां पे यार पहले से ही वो लिखवा देते हैं, या तो फर्श पे लिखवा देंगे या फिर वहां पे कुछ चिन्ह वगैरह लगा देते हैं
कि फला गांव की मशीन थी हमारी, ये इस कमरे में रखी है, फला गांव की मशीन इस कमरे में रखी है। तो क्या होता है कि पहले से ही डीएम साहब सारा इंतजाम करके रखते हैं, तो ये सारा सिस्टम यहाँ पे डीएम साहब करवा करके रखें। अब जिस भी रूम में ये ईवीएम वगैरह रखवा दिया गया, अलग अलग गांवों की अलग अलग मशीनें बाकायदा चिन्हित करके क्या हुई, रखवा दी गई। अब वहां पे भी क्या हुआ, सीसीटीवी से कमरे को भी लैस करो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको भी बाकायदा क्या किया गया, सील कर दिया गया। अब बाहर से भी, अंदर से सीसीटीवी से लैस, बाहर पूरा का पूरा क्या हुआ, बाहर से भी उसको पूरा सील कर दिया गया कमरे को। और यही जो कमरा सील होता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जो पूरा का पूरा कमरा सील किया गया, इसको हम स्ट्रॉन्ग रूम के नाम से जानते हैं, यानी एक प्रकार से मजबूत कमरा हो गया। अब इस कमरे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कमरे के बाहर क्या होता है कि सीआरपीएफ वगैरह लग जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सीआरपीएफ की निगरानी, और पूरे के पूरे कॉलेज के बाहर हमारे पोलिंग एजेंट और पुलिस वालों की जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है। कॉलेज के बाहर पुलिस वाले और पोलिंग एजेंट, और कमरे के बाहर हमारे कौन होते हैं, सीआरपीएफ लगी होती है। इतनी कड़ी निगरानी में हमारा क्या होता है, पूरी की पूरी मशीनें हमारी सील हुई है। क्या हुई, सील हुई। अब इन मशीनों के संदर्भ में क्या हुआ कि अब कॉलेज के अंदर कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जाएगा, एक ही रास्ता है आने का, एक ही रास्ता है जाने का। अब वो भले चाहे मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, कोई नहीं आएगा तो कोई नहीं आएगा बिना डीएम साहब की परमिशन के, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हो सकता जब तक कि मतगणना नहीं होती है। अब जब सारी चीजें सील हो गई, हर जगह की वोटिंग हमारे मतलब हर जगह की मशीनें आ गई, अब यहाँ पे होती है मतगणना। क्या होती है, मतगणना। सारे खंडों का चुनाव हुआ, तो उसके पश्चात में होती है मतगणना। और इस मतगणना में कौन कौन शामिल होता है, तो जिस समय मतगणना होती है वहां पे काफी सारे लोग बाहर होते हैं। हमारे पार्टी का जो आदमी होता है वो तो होता ही है, पोलिंग एजेंट, वही हमारा सारी चीजें बताता है नेताजी को कि इतने वोट से आगे चल रहे हैं, इतने वोट से ये पार्टी आगे चल रही है, ठीक है। तो पार्टी का आदमी होगा जिसको पोलिंग एजेंट बोलते हैं, पुलिस वाले होते ही हैं, साथ में नेताजी भी होते हैं जिनकी पार्टी है। नेताजी के साथ साथ में क्या होता है कि नेताजी के साथ में मीडिया वाले भी वहां पे क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो ये 3 से 4 लोग वहां पे क्या होते हैं, मतगणना के समय में उपस्थित होते हैं। और फाइनली मतगणना जब संपन्न होती है तो उसके पश्चात में सारी चीजें हो जाती हैं। मतगणना संपन्न हुई तो डीएम साहब का भी काम खत्म, सारी चीजों का काम खत्म, पार्टी हमारी जीत गई। इस प्रकार से हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा निर्वाचन हमारे संपन्न करवाया जाता है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ये होता है एक प्रकार से पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है कि भारत देश के संदर्भ में वो चाहे किसी भी मतलब पार्टी का चुनाव हो, किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, किस प्रकार से निर्वाचन आयोग इन निर्वाचनों के संदर्भ में निर्वाचन को संपन्न करवाता है, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया हमारे यही होती है। इसके पश्चात में थोड़ी सी बात और करते हैं। ये तो बात हुई निर्वाचन आयोग क्या होता है, इसमें इससे रिलेटेड तमाम सारी चीजें देखी। अब हम लोग देखते हैं इससे कुछ अलग हटके, ये निर्वाचन से संबंधित जो भी सारा सिस्टम था इतना ही था, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं पार्टी के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, पार्टी के संदर्भ में और चुनाव के संदर्भ में। चुनाव हमारे 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। चुनाव कितने प्रकार के, 3 से 4 प्रकार के चुनाव हमारे होते हैं। इंडिया में क्या होते हैं, 4 प्रकार के चुनाव हमारे होते हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति में अगर हम बात करें तो वर्तमान की स्थिति में केवल और केवल 3 प्रकार के चुनाव ही पूरे भारत देश के संदर्भ में देखे जाते हैं। चौथा चुनाव जो है ये अभी पूरी तरीके से या पूर्ण रूप से
भारत देश में लागू नहीं हुआ है, लेकिन आगे चल के कुछ सालों में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है। ये हमारा भारत का एक क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश, वहां के कुछ पंचायती क्षेत्रों में ये हमारे चौथे प्रकार का जो भी चुनाव है ये वहां पे कुछ क्षेत्रों में लागू है, वो भी पंचायतों के चुनाव में। ठीक है, इसी के पश्चात में इसी में कि कौन कौन सा चुनाव होता है, तो पहला होता है आम चुनाव। क्या होता है? आम चुनाव के नाम से जानते हैं। दूसरा मध्यवर्ती चुनाव, दूसरा मध्यवर्ती चुनाव एंड तीसरा होता है उपचुनाव, उपचुनाव। और जो मैंने चौथी बात की जो कि अभी पूर्ण रूप से भारत देश के संदर्भ में लागू नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, तो चौथा होता है प्रत्यावर्ती चुनाव, प्रत्यावर्ती चुनाव। ठीक है, ये चार प्रकार के चुनाव हमको देखने के लिए मिल जाते हैं भारत देश के संदर्भ में। आम चुनाव ऐसा चुनाव होता है जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, ये प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आम चुनाव के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है? मध्यवर्ती चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि जिसमें मान लीजिए कि मतलब कार्यकाल के दौरान ही पुनः चुनाव करवाया जाए। जैसे हम लोगों ने अध्ययन किया लोकसभा और विधानसभा का, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी किसी पार्टी के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव हमारा पारित हो जाता है तो उनकी सरकार हमारी गिर जाती है बीच में ही। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 2 बार इनकी सरकार गिरी, तो इस बीच में क्या होता है कि मध्यवर्ती चुनाव हमारे होता है। तो मध्यवर्ती चुनाव तब होता है जबकि बहुमत समाप्त हो जाए उस पार्टी का, या बहुमत समाप्त होने के पश्चात में वो पूरी की पूरी पार्टी ही भंग हो जाए, लोकसभा भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, तो फिर क्या होता है? राष्ट्रपति महोदय ये कहते हैं कि या तो आप अपनी पार्टी का बहुमत सिद्ध कीजिए, यानी लोकसभा में 545 सीटें, इस 545 का आधा 273 सीटें अगर आपके फेवर में हैं तो आप क्या हो सकते हैं कि आपकी पार्टी सरकार में रहेगी। 273 सीटों से कम यानी 273 जो भी विधायक सांसद आपके पास में हैं, 273 से कम हुए तो आपकी सरकार गिर जाएगी, उसमें फिर हम तनिक भी रियायत नहीं बरतेंगे। राष्ट्रपति महोदय तुरंत मध्यवर्ती चुनाव का ऐलान कर देते हैं। इसी के पश्चात में एक होता है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होता है? उपचुनाव ऐसे चुनाव को कहते हैं, मान लीजिए लोकसभा में हमारे 545 सीटें, इस 545 में से जो भी हमारे पार्टी वाले हैं उनमें से किसी कारणवश 1, 2, 3 या इससे भी अधिक सदस्यों के द्वारा उस पद को रिक्त हो गया हो, वो पद ही रिक्त हो गया हो। मान लीजिए कि इस समय 300 से ज्यादा बीजेपी के पास में सीटें हैं, अब उसमें से क्या हो, तभी इनकी सरकार सत्ता में है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में ही अगर भारत देश के अंतर्गत सरकार बनानी है तो हमारा जो बहुमत सिद्ध होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में हमारा बहुमत है अर्थात 273 सीटें हमारे पास में हैं, तो हमारी सीटें या हमारी सरकार बन सकती है। और बीजेपी के पास में कितने? 300 से अधिक, तो इनकी सरकार इस समय सत्ता में बनी हुई है। ठीक है, और इन्हीं में से अगर मान लीजिए कि कुछ इनके जो विधायक हैं या विधायक विधानसभा में, इसमें संसद में सांसद, तो लोकसभा में जो भी हमारे सांसद हैं इनके फेवर में बाई चांस किसी कारणवश इनका पद रिक्त हो जाए कुछ सदस्यों का बीच में ही, तो उस समय उस पद को भरने के लिए हमारा उपचुनाव करवाया जाता है। जैसे ये लोकसभा में भी हो सकता है, विधानसभा में भी हो सकता है। और ये जो उपचुनाव होगा, ये उपचुनाव क्या होगा कि मतलब पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं होगा, जितने साल बचा हुआ कार्यकाल है उतने समय को उस पद पर भरने के लिए या उस पद को उतनी समय तक भरने के लिए ही ये उपचुनाव होता है। और ये जो उपचुनाव होता है इसका अनिवार्य एक समय होता है कि 6 महीने के अंदर ये उपचुनाव हो जाना चाहिए, ये अनिवार्य है। ठीक है, इसी के पश्चात में देखते हैं ये प्रत्यावर्ती चुनाव क्या होता है।
प्रत्यावर्ती चुनाव ऐसे चुनाव को कहते हैं कि जैसे जिस प्रकार से हम वोटिंग वगैरह या मतदान करते हैं, तो उसमें यार ये होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को 5 साल के लिए अपने ऊपर शासन करने के लिए चुनते हैं, ताकि वो हमारा एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में शायद ही ऐसे देखने को मिलता है कि जनता के द्वारा जो भी हमारा प्रतिनिधि चुन करके जाता है, वो जनता का या समाज का कल्याण तो कम ही करता है, अपना कल्याण ज्यादा करता है। ठीक है, सत्ता में बैठने के पश्चात में तो समाज ने जो वोट दिया वो तो अपने कल्याण के संदर्भ में दिया, लेकिन जब नेताजी चुनाव जीत गए तो कल्याण किसका कर रहे हैं? अपना। तो इस संदर्भ में क्या हुआ कि लोग फिर से ये कह सकते हैं या समाज ये फिर से कह सकता है कि जिस भी प्रतिनिधि को हमने चुना है, अब इनके संदर्भ में हम एक वोट और डालेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, इनको इन पद से हटाया जाए। इसी को हम लोग प्रत्यावर्ती चुनाव के नाम से जानते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अभी भारत देश में लागू नहीं हुआ। ये केवल और केवल मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, कुछ क्षेत्र में पंचायतों में लागू हुआ है, जहां पे प्रधान वगैरह की व्यवस्था है, मुखिया वगैरह की, तो वहां पे ये हमारा लागू हुआ है। लेकिन शायद ही जल्द ही इसकी व्यवस्था भी की जा सकती है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, 4 प्रकार के चुनाव होते हैं, जो कि हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में अब ये चुनाव वगैरह अगर हम लोगों ने देख लिया, तो हम थोड़ी सी बात करते हैं पार्टी के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? पार्टी के संदर्भ में। कि अगर होता है ना कि अभी इसकी भी हम लोग एक नई क्लास अटेंड करेंगे कि पूरे के पूरे भारत देश के अंतर्गत में कौन कौन सी पार्टियां हैं हमारी और कितनी पार्टियां हैं, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसको जानने के पश्चात में एक चर्चा हम ये करते हैं कि मान लीजिए हमको अपनी एक नई पार्टी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? अब वो क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है, तो किस प्रकार से बनाते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो 2 प्रकार से हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 प्रकार से बना सकते हैं कि अपनी अगर हमको पार्टी बनानी है तो इसके संदर्भ में हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला, एक हमारा एक प्रकार से बोले तो क्षेत्रीय पार्टी, और एक हम लोग बना सकते हैं राष्ट्रीय पार्टी। किसकी? यानी एक हमारा होता है क्षेत्रीय पार्टी, जो कि किसी विशेष राज्य के लिए हो सकता है, राज्य स्तर के लिए, या किसी हमारे पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए हो सकता है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में आती है हमारी राष्ट्रीय पार्टी। क्या आती है? राष्ट्रीय पार्टी, जो कि पूरे भारत देश के संदर्भ में ये पार्टी हमारी बनाई जाएगी। तो अगर हमको पहले हम ये देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है। क्षेत्रीय पार्टी ऐसी पार्टी को हम कहते हैं, यानी उस पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा तब दिया जाता है कि कुछ हमारी शर्तें हैं, उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जो हमारी होती है, ये विशेष रूप से उसी राज्य के लिए होती है या पार्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए होती है, और इनकी जो शासन व्यवस्था होगी या इनकी जो भी वैल्यू होगी, इनके पार्टी की जो वैल्यू होगी, इनके पार्टी की जो सुरक्षा होगी, या इस पार्टी के संदर्भ में जितने भी सारे हमारे प्रोटोकॉल हो सकते हैं, ये केवल और केवल उस राज्य के संदर्भ में या उस क्षेत्र के संदर्भ में ही रहेंगे। ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपनी सत्ता को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी, ये ऑल इंडिया लेवल पे होती है, जो कि लोकसभा वगैरह की जो भी है, ये क्या है, उसका जो चुनाव होता है उसकी चर्चा करेंगे हम। राष्ट्रीय पार्टी ऐसी पार्टी होती है जो कि पूरे के पूरे भारत देश के संदर्भ में ये पार्टी बनाई जाती है, और इसकी जो शासन व्यवस्था होगी या इसकी जो वैल्यू होगी, सुरक्षा होगी, या जितने भी हमारे राष्ट्रीय पार्टी से रिलेटेड प्रोटोकॉल होंगे, वो पूरे देश के संदर्भ में होंगे। इस पार्टी के जो भी हमारे सदस्य होंगे, यानी राष्ट्रीय पार्टी के, इनको पूरे देश में
ये सारी चीजें दी जाएंगी, यानी बड़े हाई फाई क्लास के लोग होते हैं। और इसमें यार कुछ पद भी हमारे बनाए जाते हैं, जैसे सचिव का पद हो गया, उप सचिव का पद हो गया, अध्यक्ष का पद हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे बड़े बड़े पद होते हैं ये हमारे राष्ट्रीय पार्टी में भी होते हैं और क्षेत्रीय पार्टी में भी होते हैं। जिस प्रकार से यार हम थोड़ी सी कंपैरिजन कर दीजिए केंद्र और राज्य से। केंद्र में जो भी पार्टी है पूरे ऑल इंडिया पे कार्य करती है, राज्य में है तो उसको केवल और केवल जो अधिकार प्राप्त है वो राज्य के संदर्भ में ही प्राप्त है। तो जस्ट उसी प्रकार से इसको हम समझते हैं कि ये जो क्षेत्रीय पार्टी होती है ये केवल और केवल उसी क्षेत्र से रिलेटेड इसको अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि इसमें भी ये पद हमारे होते हैं सचिव का, उप सचिव का, प्रदेश अध्यक्ष, अध्यक्ष, ये सारे बड़े बड़े पद होते हैं क्योंकि पार्टी है हमारी, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ठीक है, जो क्षेत्रीय पार्टी होती है इसमें ये जो पद होते हैं इनके लिए बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड की भी व्यवस्था होती है। ठीक है, पुलिस वगैरह होती है जो कि इनके जो अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इनकी बाकायदा सुरक्षा करेंगे। ठीक है, और ये लोग जहां पे भी जाएंगे इनके लिए वेल स्पेशल व्यवस्था होगी। ये अपने क्षेत्र में ही रहेंगे तो ज्यादा व्यवस्था इनके लिए की जाएगी, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो यार इनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं थोड़ा सा कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यार इनका जो अधिकार है वो केवल और केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित है। वो तो हम आपका मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए कि आप किसी विशेष पार्टी के हैं इस कारणवश हम आपको थोड़ा सा तवज्जो दे ही देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल होंगे ये उस क्षेत्र के अधिकार के संदर्भ में होंगे। यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे, प्रदेश अध्यक्ष होंगे, किसी थाने वगैरह में जाएंगे तो थानेदार तक इज्जत करेगा, और किसी ऑफिस वगैरह में जाएंगे या कहीं भी, या एक प्रकार से कहीं भी जाएंगे, अब वो चाहे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट वगैरह हो, कहीं पे भी जाएंगे स्पेशल व्यवस्था क्या होगी? ये क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भी इसी प्रकार की होती है, इनको स्पेशल व्यवस्था होती है। ये हमारे वे क्या होते हैं, एक प्रकार से पूरे ऑल इंडिया की पार्टी होती है। तो इनकी जो शासन व्यवस्था होती है या जो भी सुरक्षा की व्यवस्था होती है ये थोड़ा सा इनसे हाई लेवल की हो जाती है और पूरे इंडिया लेवल पे हो जाती है। इनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इनके अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष या जो भी पार्टी से रिलेटेड पद होगा। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी से रिलेटेड जो हमारे पद होंगे बड़े बड़े, सचिव का पद, प्रदेश अध्यक्ष या जो भी होगा, इनके लिए बाकायदा हाई फाई हमारे कमांडो की व्यवस्था होती है। बाकायदा सीआरपीएफ वगैरह, कमांडो वगैरह इनकी सिक्योरिटी के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मोदी जी की पार्टी क्या है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। बीजेपी क्या है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। मोदी जी के पीछे कौन चलते हैं, एसपीजी कमांडो चलते हैं। ठीक है, तो वही है हमारा राष्ट्रीय लेवल की पार्टी, जो कि बड़े हाई फाई लेवल पे इनको क्या दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है। कंपैरिजन करते जाइएगा, देश के संदर्भ में, पार्टी के संदर्भ में सारी चीजें खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होती है क्षेत्रीय पार्टी और ये होती है राष्ट्रीय पार्टी। देखते हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टी कैसे बना सकते हैं और राष्ट्रीय पार्टी कैसे बना सकते हैं। इनके लिए कुछ नियम और कानून है कि अगर बाई चांस हमको बीजेपी नहीं पसंद है, हम अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं, अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो हम अपनी पार्टी स्वयं की कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए भी देखते चलिएगा। इसके लिए ये है कि जिस भी क्षेत्र में, पहले देखते हैं क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में, जिस भी क्षेत्र में या राज्य में हमको क्षेत्रीय पार्टी बनानी है तो उस राज्य का कितना, उस राज्य में जो भी हमारी विधानसभाएं सीटें होंगी उनमें से 2 सीटें हमारे पास में होनी चाहिए। यानी उस राज्य की 2 सीटें कैसी, विधानसभा की 2 सीटें अगर हमारे पास में है तो हम अपनी एक अलग से नई क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, ये 2 सीटें हमारे लिए आवश्यक हैं, वो भी विधानसभा की, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में उस राज्य की जो भी हमारी कुल विधानसभा की सीटें हैं
उनमें से 3% सीटें आवश्यक हैं। कितनी? दूसरा इसी में शर्त ये है कि उसी राज्य या उसी क्षेत्र की 3% सीटें कुल विधानसभा की। ये निर्भर करता है, क्योंकि यार 28 राज्य हैं हमारे। इन 28 राज्यों में हमारी अलग अलग विधानसभाएं हैं और अलग अलग विधानसभाओं में हर एक राज्य की अलग अलग विधानसभा की सीटें हैं। अब ये निर्भर करता है कि हम किस राज्य में या किस क्षेत्र में अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाना चाहते हैं। तो उस राज्य या उस क्षेत्र में जितनी भी हमारी विधानसभाएं की सीटें होंगी, उसमें से 2 सीटें हमारे पास में होनी चाहिए और 3% होनी चाहिए। या तो 2 सीटें या तो 3% कुल विधानसभाओं में से। और क्या बोला गया? उस राज्य की जो भी हमारी कुल विधानसभा की वोटें पड़ेंगी, विधानसभा की जितनी भी हमारे वोटें पड़ेंगी, उसमें से 8% वोट, कितना? 8% वोट क्या होना चाहिए? हमारे फेवर में होना चाहिए। यानी 8% वोट हमारे राज्य के विधानसभा में अगर है तो हम अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बना सकते हैं। एंड इसी के पश्चात में इसी में एक शर्त और याद रखिएगा कि अगर क्षेत्रीय पार्टी बनानी है तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे राज्य हैं इनमें विधानसभाओं की भी सीटें होती हैं और लोकसभा की भी सीटें होती हैं। ठीक है, विधानसभा की अगर बात करें, हम लोग बेसिकली प्रॉपरली यूपी से आते हैं, तो यूपी में हमारी अगर लोकसभा की सीट की बात करें तो 80 सीटें लोकसभा की हैं और बात करें विधानसभा की तो 100 सीटें हमारी विधानसभा से आती हैं। तो उन्हीं 100 सीटों में से अगर हमको यूपी में अपनी एक नई क्षेत्रीय पार्टी बनानी है तो उस क्षेत्र का 3% सीटें हमारे पास में होनी चाहिए। अर्थात विधानसभा की बात करें तो 100 सीटों में से 3% सीट होनी चाहिए, या उन्हीं 100 सीटों में से 2 सीटें हमारे फेवर में होनी चाहिए, या जितने भी 100 सीटें हैं वहां पे जितने भी मतदान हुए, टोटल मतदान का 8% वोट हमारे फेवर में होना चाहिए। और अगर यूपी में ही हमको अपना क्षेत्रीय पार्टी बनानी है तो लोकसभा की जो 80 सीटें हैं उन 80 सीटों के संदर्भ में जितने भी हमारे मतदान हुए हैं उन्हीं मतदान में क्या होना चाहिए? 6% वोट हमारे फेवर में होना चाहिए उस राज्य की लोकसभा का। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 से 4 शर्तें होती हैं कि अगर हमको अपनी एक नई पार्टी बनानी है तो ये 3 से 4 शर्तें अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। और पार्टी बनाने के पश्चात में क्या होगा कि आप अपनी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी केवल पार्टी बनी है, क्या हुआ? पार्टी बनी। अब पार्टी बन गई तो हमको चुनाव चिन्ह भी चाहिए यार। क्या होना चाहिए? चुनाव चिन्ह भी चाहिए। तो चुनाव चिन्ह कैसे मिलेगा ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। चुनाव चिन्ह तब तक नहीं दिया जाता जब तक कि कोई हमारी क्षेत्रीय पार्टी क्या नहीं होती, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त करती है, तब तक उसको चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है। अगर आपको इन शर्तों को आपने कंप्लीट कर लिया तो आप एक क्षेत्रीय पार्टी हो गए। और अगर हम क्षेत्रीय पार्टी हो गए तो हमको चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी करवाना होगा। हम क्या करेंगे कि चुनाव आयोग के पास में अपनी क्षेत्रीय पार्टी के संदर्भ में अपना नामांकन दर्ज करवाएंगे। अब जब क्षेत्रीय पार्टी हो गए तो चुनाव आयोग एक हमारा चुनाव चिन्ह क्या करेगा? फिक्स करेगा। और फिक्स तभी करेगा जब आप क्षेत्रीय पार्टी है। अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, ऐसे ही राजनीतिक दल में है, जैसे कोई व्यक्ति हमारा निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसको हम लोग देखते होंगे कि उसका चुनाव चिन्ह फिक्स नहीं होता। अब की बार में कुछ दूसरा, अगली बार निर्दलीय लड़ा तो चुनाव चिन्ह कुछ दूसरा। ठीक है, लेकिन अगर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया तो फिर हमारा चुनाव चिन्ह फिक्स कर दिया जाता है कि जो हमारा चुनाव चिन्ह अब की होगा वही अगले बार भी होगा। और जब तक हमारी पार्टी रहेगी उस राज्य में या उस क्षेत्र में तब तक वो हमारा चुनाव चिन्ह फिक्स होगा। ये अनिवार्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टी हम अपनी बना सकते हैं। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही।
इस क्लास को हम पुनः एक नए लेवल पे, एक नए अंदाज में किसी दूसरी क्लास के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। फिलहाल में अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, देखते चलेंगे इस पूरे के पूरे भारतीय संविधान का और आनंद लेते रहिए मेरे साथ में इस पूरे के पूरे निर्वाचन आयोग का। ठीक है, मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।